नमस्कार। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण विकास पर केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति का मूलभूत प्रेरणा स्रोत है। श्री मोदी ने कहा कि बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में सभी हितधारकों से संवाद अपने आप में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांव की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के निर्माण की गति को बढ़ाएंगे और गांवों में बिजनेस एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करेंगे। अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा ताकि तेजी से प्रोजेक्ट्स भी पूरे हों और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। राज्यपाल कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने की आवश्यकता है। इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल और भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धर्मपुर में आम जनता के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में रहने वाले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों समेत सभी वर्ग और सबके हितों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई जा रही है।
इसमें आम जनता की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि समस्या से कितना परेशान रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सामान्य की जा रही है और जो सब कुछ ठप पड़ा था, विकास की सारी व्यवस्थाएं रुक सी गई थी, उन सब ने तेजी से विकास को गति दिया जा रहा है और मुख्य रूप से आप लोग देख रहे होंगे समय समय पर सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की पूरी व्यवस्था आपके पंचायत में, आपके घर में, आपके गांव में पहुंचकर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,102 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 31,377 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 278 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,64,522 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 86 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 620 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 11 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,76,19,39,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पच्चीस फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सफल संचालन के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर लाने से पहले विधेयकों की जांच बारीकी से की जानी चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कॉमन रिव्यू मिशन की टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। आज ये टीम राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर चर्चा करेगी। राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जो कि मैंने बताया था कि जो इंड्यूस्ड इकोनॉमिक सर्कुलेशन है उसका असर 24 से झारखंड में देखने को मिलेगा और 24, 25, 26 ये 3 दिनों में झारखंड में आपको कुछ कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 24 तारीख की बात करें तो उत्तरी तथा मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। 25 तारीख में राज्य में लगभग कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो जो 25 तारीख है वही मेन सेंटर है इस सिस्टम को, उसी दिन ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। राज्य में कई स्थानों में बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट देखने को मिलेगी।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में श्री राम मंदिर का द्वितीय वर्षगांठ पर संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम 28 फरवरी तक चलेगा। सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। धूमधाम से मना रहे हैं। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। जब 23 तारीख को आदरणीय हम लोग के संयोजक हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, जिनके निर्देश पर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और 23 तारीख को हम लोगों ने सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से शीतला मंदिर भानुवासा से सूर्य मंदिर तक शाम संध्या 3 बजे हजारों महिलाओं का जो वहां से शोभा यात्रा के रूप में सूर्य मंदिर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन होने पर खेल प्रेमियों में उत्साह है। हॉकी झारखंड के सचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि ये राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भारतीय टीम में झारखंड से 6 से 8 खिलाड़ी नजर आएंगे। 3 बेटियां की सिलेक्शन हुई है, ये बहुत गर्व की बात है और झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। इसलिए कि अब धीरे धीरे अब हम लोग हॉकी झारखंड उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं कि आने वाला 1 से 2 साल में आप देखिएगा कि इंडिया टीम में 6 से 8 खिलाड़ी झारखंड की होगी। बहुत झारखंड उच्च न्यायालय ने आज छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा में सफल 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीद जताई है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रस्तुत करेगी। वे आज नई दिल्ली से रांची लौटने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, राज्य में उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाता है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील की मेजबानी में 5 दिवसीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। 26 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और संस्थाओं के 250 क्लाइंबर हिस्सा ले रहे हैं। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 अलग अलग कैटेगरी में इवेंट हो रहे हैं। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत गुप्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के युवाओं को क्लाइंबिंग के क्षेत्र में एक मंच प्रदान करना है। कंपटीशन का जो पर्पस वही है कि हम जितने से ज्यादा यूथ से एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। क्लाइंबिंग के प्रमुख कोच विभाष राय बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों से चुने गए क्लाइंबर को 2024 और 2028 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। क्लाइंबिंग एक न्यू कमिंग गेम है जो ओलंपिक इवेंट है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर कोई यहाँ से भी एक ओलंपिक निकले जो आगे के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करे एंड ओलंपिक में मेडल लेकर इंडिया के लिए। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वे बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। अभी इंटरनेशनल के लिए ईरान गए, पार्टिसिपेट किए हुए और नेशनल जूनियर सब खेले हुए। प्रतिदिन तो 4 घंटा। प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लीड, बोल्डरिंग, स्पीड क्लाइंब और रिले स्पर्धा शामिल हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित पीआईटी मेस्टा द्वारा आयोजित विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते कार्यक्रम को राज्यपाल रमेश बैस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय विज्ञान को है। आज हर जगह हर पल विज्ञान का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अपराध नियंत्रण की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे। वे कल धनबाद जिले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। श्री गुप्ता ने कहा कि विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ लोगों को मौलिक अधिकार देने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल विभिन्न सरकारी एजेंसियों, पब्लिक सेक्टर यूनिटों, शैक्षणिक संस्थानों के भूमि हस्तांतरण पर विधि व्यवस्था समस्या के संबंध में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के बकैया गांव में कल रात एक किराना दुकानदार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। मेदिनीनगर के एमएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद किराना दुकानदार को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। हमलावरों की संख्या 2 बताई गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने कल रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी तरह के वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि पिछले दिनों नगद 32 लाख की लूट और 10 लाख रुपए की गहने की लूट के बाद हम लोगों ने तय किया है कि पूरे 1 महीने तक फर्स्ट हाफ एवं रात में 2-2 घंटे का विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने कहा है कि बाल शोषण की बुनियाद समाज से ही होती है। वैसे बच्चे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, अगर हैं तो रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे जगह रहते हैं या जाते हैं, वैसे बच्चों के साथ अक्सर यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को रोकना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। उपायुक्त जिले में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। व्यवहार न्यायालय बोकारो और तेनुघाट कोर्ट परिसर में आभासी, ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पूर्व सुलह की कार्रवाई विगत 1 फरवरी से ही की जा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जितने भी मामले न्यायालय में आ रहे हैं, उनका निष्पादन समझौते के आधार पर किया जा रहा है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देशानुसार हजारीबाग के करजन ग्राउंड में प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के तहत खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के सैकड़ों उत्साहित बालक बालिकाओं ने भाग लिया। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर व्यवहार न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया गया है कि बिना किसी सत्यता और आधार के उन्होंने छवि धूमिल करने के लिए मीडिया में बेबुनियाद बयान दिया। चतरा जिले के लावालौंग पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 किलो 300 ग्राम गीला अफीम, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। एसआई नंदन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। रामगढ़ पुलिस ने धनबाद से बिहार भेजी जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई में 5 लाख की शराब को जब्त की गई है। इसके साथ ही चालक की भी गिरफ्तारी हुई है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी रामगढ़ एसडीपीओ किशोर रजक ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी है। गढ़वा जिले का करुआ कला गांव इन दिनों फूलों की खुशबू से महक रहा है। गांव के किसान ब्रजेश तिवारी ने कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा सहयोग से फूलों की खेती को अपनी आर्थिक उन्नति का जरिया बनाया है। फूल अपनी खुशबू से वातावरण को तो सुगंधित करता ही है, लोगों के जीवन को भी समृद्ध और खुशहाल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। करुआकला गांव के किसान ब्रजेश तिवारी द्वारा उगाए गए फूलों की मांग न केवल झारखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी है। वर्ष 1991 से मैं शौकिया तौर पर अपने घर में फूल पौधे लगा रहा था। वर्ष 2010
में जब मैं संपर्क में आया आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के, तब से मैं इसको व्यावसायिक रूप दिया हूँ और फूलों की खेती से ही मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी सब कुछ वहन किया। फूल की बिक्री हमारे यहाँ से कम होती है, ज़्यादातर सप्लाई मैं अपने पौधों का करता हूँ। फूलों के व्यवसाय से होने वाली आमदनी से ब्रजेश तिवारी आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। इनके व्यवसाय को नई दिशा देने में आत्मा का भी भरपूर सहयोग रहा है। इनका शुरू से शौक रहा है फूलों को खेती के बारे में, और खेती भी करते थे। और हम लोग को जाने के बाद पता चला कि इनका शौक फूलों की तरफ बहुत ज़्यादा है। हम लोग फूल की खेती उद्यानीकरण के लिए भी इनको प्रोत्साहित किए। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा ने भी नई नई तकनीक की जानकारी देकर ब्रजेश को संबल दिया। अभी जो ब्रजेश कुमार तिवारी हैं वो काफी अच्छा फूलों की खेती कर रहे हैं और उन्हीं को देखकर और नए युवा भी प्रेरित होकर फूलों की खेती में आए हैं। और यहाँ पर गेंदा के अलावा गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस और भी तमाम तरह के जो फूल हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। और गढ़वा में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के अलावा बाहर भी भेजा जा रहा है। ब्रजेश तिवारी की मेहनत और लगन से प्रेरित होकर क्षेत्र के कई किसानों ने फूलों की खेती में हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। इससे इस गांव में आर्थिक समृद्धि की राह तैयार हुई है। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर रांची खूंटी जिले की सीमा पर अवस्थित लतरातू डैम अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। पर्यटन के साथ साथ रोजगार की दृष्टि से भी ये स्थल काफी महत्व रखता है। राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है लतरातू डैम। जंगलों पहाड़ों के बीच यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। फुर्सत के दिनों में आसपास कई जिलों के लोग प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने और यहाँ बोटिंग का मजा लेने आते हैं। कुछ पर्यटक तो यहाँ की तुलना कश्मीर से करते हैं। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ जब भी आते हैं अच्छा लगता है, कश्मीर जैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रांची से हम लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ घूमने के लिए। हाल के दिनों में बोटिंग की व्यवस्था हो जाने से यह डैम सैलानियों को और भी आकर्षित करने लगा है। वहीं इससे यहाँ रोजगार को भी काफी बढ़ावा मिला है। यहाँ करीब 35 नौका चालकों का दल है जिन्हें गोवा भेजकर प्रशिक्षित किया गया है। तो नॉर्मली 4-5 ट्रिप होता है, संडे के दिन में हो जाता है 8-10 ट्रिप। उसमें हम लोग अभी 36 से 40 लोग हैं। यहाँ के लड़कों को गोवा भेजा गया, प्रशिक्षण भेजा गया और गोवा जाने के बाद वो प्रशिक्षित होकर बोट चला रहे हैं। सर यहाँ रोजगार 30 लोगों को रोजगार मिला, 30 लोगों को रोजगार हुआ। यहाँ पर लोग आने से डरते थे। अभी साई मंदिर बगल में साई मंदिर है, यहाँ से भी लोग आ जाते हैं पार्क घूमने के लिए। यहाँ कैंटीन चलाने वाली स्थानीय महिला रजनी बताती हैं कि पहले इस इलाके में लोग भयवश आने से भी कतराते थे, लेकिन अब तो खास मौकों पर यह जगह गुलजार हो जाता है। पहले तो बहुत जंगल था यहाँ पे और कोई आदमी सब उतना नहीं आते थे, और अभी फिलहाल में 2 साल के बाद में बहुत अच्छा लगता है। इधर आदमी सब आते जाते रहते हैं। नया साल का दिन उसमें बहुत भीड़ होता था। अनेक जलप्रपातों और जल स्रोतों के साथ साथ झारखंड में कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जो हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने से राज्य में पर्यटन एक बड़ा रोजगार प्रदायी सेक्टर हो सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारतीय रेल लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है। पश्चिमी रेलवे ने इस कड़ी में अर्बन पॉड की शुरुआत की है। देखते हैं एक रिपोर्ट। लिए रुकना पड़े तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुंबई सेंट्रल पर आपके लिए पश्चिम रेलवे ने अर्बन पॉड की शुरुआत की है। दरअसल अर्बन पॉड एक कैप्सूल होटल है जहां आपको एक पर्सनल स्पेस मुहैया कराया जाता है। पूर्णतः वातानुकूलित इस पॉड के अंदर आपके लिए बेड, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, लॉकर, मिरर, एडजस्टेबल एयर कंडीशनर, एयर फिल्टर वेंट, रीडिंग लाइट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो कम्यूटर्स होते हैं उनको जब शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, जब अगर ट्रेन पकड़नी है या किसी कारण से वेट करना है तो उनके लिए जो रेगुलर होटल्स होते हैं उसको बुक करना कठिन होता है, चार्जेस भी ज्यादा होते हैं और मेनी टाइम अवेलेबिलिटी का इशू होता है।
उसी कंसेप्ट को हमने यूज करते हुए यहाँ पर एक कस्टमाइज होटल तैयार किया है, जिसको हमने अर्बन पॉड जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे पर्सनलाइज स्पेस क्रिएट किए हैं होटल्स के फॉर्म में, पॉड्स के फॉर्म में, जिसको आप इन केस अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, वेट करना है कम टाइम के लिए, तो एक चीप रेट में आपके पास एक बेटर सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की पहली मंजिल पर स्थित यह अर्बन पॉड यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, जहां आप 1000 रुपए से 1500 रुपए तक में 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल यहाँ ऐसे 48 पॉड हैं, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और परिवार के लिए अलग अलग पॉड मौजूद हैं। इसकी बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ पहुँचकर अगर उपलब्ध हो तो ले सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सर आपके पास एक्सप्रेस टिकट जो होता है ट्रेन का रिजर्वेशन, उस पर PNR नंबर रहता है, वो PNR नंबर आप डाल के पुट करके आप ऑनलाइन बुकिंग बना सकते हैं। और ऑफलाइन बनाना है तो अगर आप ऑनलाइन नहीं बना रहे, इनकेस कोई प्रॉब्लम है, तो आप वही PNR नंबर यहाँ पे दिखा के आप ऑफलाइन बना सकते हैं। मुंबई की भागम भाग जिंदगी के बीच यहाँ पर्यटन और रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के ठहरने के लिए यह अर्बन पॉड सस्ता, सुलभ और सभी सुविधाओं से लैस है, जहाँ होटलों की आधी कीमत पर ठहरने की व्यवस्था है। अर्बन पॉड का कॉन्सेप्ट जापान में सबसे पहले शुरू हुआ, जहां पर यात्री थोड़े समय के लिए स्टेशन पर ही रुका करते थे। अब ये कॉन्सेप्ट भारतीय रेल भी अपना चुकी है और इसका पहला गवाह है वेस्टर्न रेलवे का, जो मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे पे बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें के अंदर जो है फैमिली पॉड, प्राइवेट पॉड, और अगर लेडीज सफर करिए तो उनके लिए अलग से लेडीज पॉड की भी व्यवस्था है और दिव्यांगों के लिए भी अलग से पॉड बनाया गया है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज, मुंबई सेंट्रल। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभावों पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित, कहा हर क्षेत्र का विकास जरूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने JPSC को नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और विश्वविद्यालयों में रिक्त प्रशासनिक पदों को जल्द भरने का दिया निर्देश। 25 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सफल संचालन की पहल तेज, विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज शाम से मौसम में आएगा परिवर्तन, 24 से 26 फरवरी तक कई स्थानों पर बारिश के आसार। मम्मा, दादू भी तो टीवी से चिपक गए मम्मा। मेरी बराबरी करेगा तू?
देख रहे हैं डंडा? सॉरी दादू, मैं